दोस्तों 21वीं शताब्दी यानी इंटरनेट की दुनिया, जिस तरह से इंसानों को आज इंटरनेट की आदत लग चुकी है ना, शायद ही कोई दूसरी ऐसी चीज़ होगी जिसने इंसानों को अपनी ओर इतना आकर्षित किया हो। इसलिए इंटरनेट आज हर एक इंसान की ज़रूरत बन गई है। एक तरफ जहां इंटरनेट का यूज कई सारे गलत कामों के लिए किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इसके कई सारे फ़ायदे भी हैं। इसने स्पेस साइंस में हमारी काफ़ी मदद भी की है। दोस्तों, क्या आपने स्पेस नेटवर्क के बारे में सुना है? लोगों को ये तो पता होता है कि अंतरिक्ष में लेटेस्ट और एडवांस डिवाइस का यूज करके कम्युनिकेशन का काम किया जाता है, लेकिन वो आखिर किस आधार पर संभव हो पाता है, ये उनको नहीं पता। दोस्तों, स्पेस नेटवर्क को ना कई बार अंतरिक्ष विज्ञान का केंद्र भी माना जाता है, क्योंकि इसके बिना हम कभी भी ना ही अंतरिक्ष के बारे में ज़्यादा कुछ जान पाते और ना ही इसके अलावा पृथ्वी पर कभी भी कम्युनिकेशन का काम इतनी आसानी से हो पाता। लोगों को ब्लैक होल, एक्सोप्लैनेट और आकाशगंगाओं जैसी चीज़ों के बारे में इतनी अच्छी जानकारी भी नहीं मिल पाती। इसलिए हम स्पेस नेटवर्क की अहमियत को ध्यान में रखते हुए आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। दोस्तों, 1980 के दशक में जब नासा अपने कम्युनिकेशन सिस्टम को और भी ज़्यादा एडवांस बनाने की सोच रहा था ना, तब उसने स्पेस नेटवर्क सिस्टम को बनाया, जो कि पिछले कम्युनिकेशन सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा एडवांस था और इसके माध्यम से काफ़ी तेज़ी से अंतरिक्ष में कम्युनिकेशन के कामों को अंजाम दिया जा सकता था। दोस्तों, इसने नासा के वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ ग्राउंड ट्रैकिंग स्टेशंस को रिप्लेस किया था। स्पेस नेटवर्क के माध्यम से वैज्ञानिक स्पेस में काफ़ी आसानी से आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स और स्पेसक्राफ्ट के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं। इसके अलावा एक खास बात यह भी है कि स्पेस नेटवर्क में इस्तेमाल होने वाले सारे डिवाइस अंतरिक्ष और पृथ्वी दोनों जगह पर लगे हुए हैं, जिससे पृथ्वी के किसी भी जगह से अंतरिक्ष में कम्युनिकेट किया जा सकता है। और इस नेटवर्क को ना गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर यानी GSFC के द्वारा संचालित किया जाता है। दोस्तों, GSFC कई सारे टेक्नोलॉजी का यूज करके स्पेस नेटवर्क के मेन पार्ट्स को कंट्रोल करता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसके अलावा हम स्पेस नेटवर्क के कवरेज एरिया के बारे में भी जानेंगे, जिसके बारे में सुनकर शायद आप चौंक जाएंगे, क्योंकि ये बात ही कुछ ऐसी है। पृथ्वी पर हम कम्युनिकेशन करने के लिए जिस किसी भी नेटवर्क को यूज कर रहे हैं ना, स्पेस नेटवर्क उससे कई गुना ज़्यादा मॉडर्न और एडवांस है। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि ये स्पेस नेटवर्क कोई एक सिंगल डिवाइस है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्पेस नेटवर्क भी कई सारे अलग अलग पार्ट से मिलकर बना है। इन सभी हिस्सों को मिलाकर ही स्पेस नेटवर्क का वजूद है। इन्हीं हिस्सों के आधार पर ही स्पेस नेटवर्क काम करता है और इन्हीं के कारण ही ये कई तरह के काम करने के लिए सक्षम भी है। दोस्तों, TDRS यानी द जियोसिंक्रोनस ट्रैकिंग एंड डेटा रिले सैटेलाइट्स, ये स्पेस नेटवर्क का ही एक हिस्सा है, जिसमें फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन के सैटेलाइट्स लगे हुए हैं और इन्हीं सैटेलाइट्स के जरिए वैज्ञानिक काफ़ी सहज ढंग से डेटा को स्पेसक्राफ्ट और सैटेलाइट्स तक पहुंचा पा रहे हैं। स्पेस रिले सिस्टम में 6 अलग अलग तरह के जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट्स मौजूद हैं, जो कि पृथ्वी के आउटर एटमॉस्फेयर में रहकर अपना काम कर रहे हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि स्पेस नेटवर्क को आज अंतरिक्ष के अलावा भी कई सारे अन्य कामों में भी इस्तेमाल किया जाने लगा है। ये स्पेस नेटवर्क ना सिर्फ स्पेस साइंस तक सीमित ना होकर पृथ्वी पर किए जाने वाले कम्युनिकेशन तक पहुंच चुका है। कहने का मतलब ये है कि आज स्पेस नेटवर्क के अंदर जितने भी सैटेलाइट्स हैं ना, वो अंतरिक्ष में सिग्नल को ट्रांसमिट करने के अलावा पृथ्वी पर भी सिग्नल ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसीलिए आप कह सकते हैं कि आने वाले समय में शायद हम और आप भी इस नेटवर्क को इस्तेमाल करने के लिए सक्षम हो जाएं। दोस्तों, आपने एलन मस्क के द्वारा लाए गए स्टारलिंक के बारे में तो सुना ही होगा, जो इंटरनेट की स्पीड और इससे जुड़े रिसर्च को लेकर काफ़ी ज़्यादा काम करती रहती है। आने वाले भविष्य में स्टारलिंक हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने वाला है, जिसमें अंतरिक्ष का काफ़ी ज़्यादा योगदान होगा और इसकी स्पीड भी आज के इंटरनेट से काफ़ी ज़्यादा होगी। परंतु दोस्तों, क्या आपको पता है कि अंतरिक्ष से दिए जाने वाले इस इंटरनेट की सुविधा के पीछे सैटेलाइट्स का एक बहुत ही बड़ा किरदार रहने वाला है। स्पेस नेटवर्क में अभी मुख्य रूप से फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन के सैटेलाइट्स को इस्तेमाल किया जा रहा है, परंतु वैज्ञानिकों ने साल 2017 में थर्ड जनरेशन के सैटेलाइट्स को भी अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिया था, जिससे आने वाले टाइम में यह सैटेलाइट भी हमें मदद करने वाला है। स्पेस नेटवर्क के बारे में एक और ख़ास बात यह भी है कि इसकी जो कवरेज एरिया है ना, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जो हमारे द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नेटवर्क से काफ़ी अच्छा कवरेज देता है। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि जब कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी के लो अर्थ ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा होगा, तब स्पेस नेटवर्क के जरिए उस यान तक 100% एक्यूरेसी के साथ संदेश भेजा जा सकता है। वैसे आपको बता दूं कि स्पेस नेटवर्क का जो एरिया है ना,
वो पृथ्वी की सतह से 73 किलोमीटर से लेकर 3000 किलोमीटर ऊंचाई तक है। और इस ऊंचाई के अंदर मौजूद किसी भी अंतरिक्ष यान के साथ आप बहुत ही आसानी से स्पेस नेटवर्क के जरिए कम्युनिकेट कर सकते हैं। दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि इतनी एक्यूरेसी के साथ इस तरह से कम्युनिकेशन कर पाना, और वो भी अंतरिक्ष में, वाकई हैरान करने वाला है। हालांकि एक और ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जो स्पेस क्राफ्ट या डिवाइस स्पेस नेटवर्क के कवरेज एरिया से बाहर यानी अंतरिक्ष में बहुत ही दूर तक जाते हैं ना, उनके लिए वैज्ञानिकों ने एक अलग इंतजाम करके रखा है। दोस्तों, इन सभी अंतरिक्ष यानों के लिए डीप स्पेस नेटवर्क यानी DSN का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। इसके अलावा कई बार वैज्ञानिक उस अंतरिक्ष यान के लिए एक फ्री नेटवर्क का भी इस्तेमाल करने लगते हैं, जिससे कम्युनिकेशन बिना किसी रुकावट के होता रहता है। दोस्तों, साल के हर दिन 24 घंटे लगभग 100% एक्यूरेसी के साथ काम करते रहना कोई मजाक नहीं है। स्पेस कम्युनिकेशन के साथ स्पेस नेटवर्क ने जिन जिन क्षेत्रों में अपना योगदान दिया है ना, उसके लिए मानव जाति को हमेशा इसका आभार मानना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियोस बनाने में काफ़ी टाइम और मेहनत लगता है, और मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि स्पेस से जुड़ी नई नई जानकारियाँ और फैक्ट्स आप लोगों तक लाता रहूँ। इसलिए अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नई चीज़ सीखी है तो इसे ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगली वीडियोस किस टॉपिक पर होनी चाहिए नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं।